मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, बारह पत्थर, सिवनी से। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। उपसर्ग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है और प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी के अंतर्गत उपसर्ग सामान्य तौर पर पूछे ही जाते हैं। तो इसका हम विस्तृत अध्ययन आज यहाँ पर करेंगे और देखेंगे कि उपसर्ग क्या है और कैसे इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप धन सर्ग। इसमें उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना या सृजन करना। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हों उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अपकीर्ति, इसमें कीर्ति जो मूल शब्द है उसके आगे जो लगा है वो अप जो लगा है वो उपसर्ग है। तो इस तरह से जो इससे इन दोनों से मिलकर बना है अपकीर्ति, ये उपसर्ग से मिलकर बनने वाला शब्द है। तो इसी तरह आ जन्म, तो आ उपसर्ग है, जन्म मूल शब्द है, इन दोनों से मिलकर बना है आजन्म। इसी तरह पराजय, परा इसमें उपसर्ग है और जय मूल शब्द है तो पराजय। कुचक्र, तो कु इसमें उपसर्ग है, चक्र कुचक्र। अनपढ़, अन इसमें उपसर्ग है और पढ़ मूल शब्द है तो अनपढ़, इससे दोनों से मिलकर बना है अनपढ़। अर्थात इन उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं, इसकी अगर परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से मिलकर मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का बोध कराते हैं या सृजन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। अर्थात मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है शब्दांश, जिसको हम उपसर्ग भी कहते हैं। धन मूल शब्द बराबर इन दोनों के मिलाप से एक नवीन शब्द का सृजन या सृष्टि होती है। इसमें मूल शब्द के पूर्व लगने वाला जो शब्दांश ही उपसर्ग कहलाता है। तो ये सामान्य परिभाषा हमने देख ली है। इसके बाद अब देखेंगे कि उपसर्ग के प्रयोग से कौन कौन सी स्थितियाँ बनती हैं। सामान्य तौर से उपसर्ग के प्रयोग से तीन प्रकार की स्थितियाँ बनती है। वो तीन प्रकार की स्थितियाँ कौन कौन सी हैं और उनके उदाहरण के द्वारा भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली परिस्थिति बनती कि नया शब्द बना देते हैं। अर्थात जब शब्दांश और मूल शब्द मिलते हैं तो एक नए शब्द का सृजन हो जाता है, तो वो नया शब्द बना लेते हैं। ये पहला एक स्थिति है। उदाहरण देखेंगे हम आ धन हार। हार मतलब अर्थ अलग हो जाता है, लेकिन आ इसमें उपसर्ग अगर जुड़ जाता है तो इस तरह से आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन, अर्थात इसका एक नया अर्थ, नया शब्द बन जाता आहार। तो ये हो गया, इसमें आ उपसर्ग है, हार मूल शब्द है और इन दोनों से मिलकर जो एक नवीन शब्द का सृजन हुआ वो आहार है। इसी तरह कार, ये जो शब्द है वो मूल शब्द है, उसमें उप जो मतलब उपसर्ग जुड़ा है तो इसे उपकार हो गया। तो ये पहली परिस्थिति में हमने देखा कि कैसे नया शब्द बन जाता है। अब दूसरी परिस्थिति क्या बनती है? अर्थ को बदल देते हैं, अर्थात अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। यह हम उसे ये कहें कि हम विलोम शब्द बन जाते हैं और जिसे हम विलोम शब्द भी कहते हैं। मतलब इसमें जो नया शब्द बनता है वो विलोम हो जाता है। उदाहरण देखेंगे कि सत्य जो मूल शब्द है उसमें आ उपसर्ग जुड़ा है तो वो क्या हो गया? असत्य हो गया। तो सत्य से बिल्कुल अर्थ इसका क्या हो गया? पलट गया, अर्थात इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, तो विलोम हो गया इसका। जैसे योग, योग का मतलब जोड़ना, जोड़ होता है और इसमें वी उपसर्ग अगर लग गया तो ये वियोग हो गया। तो इस तरह से ये अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो ये दूसरी परिस्थितियाँ हैं, दूसरी स्थिति है उपसर्ग लगाने के बाद की। तीसरी परिस्थिति क्या बनती है कि अर्थ में विशेषता ला देते हैं। अर्थात खालिस्तान के इसके अर्थ को और बढ़ा देते हैं, मतलब जो शब्द रहता है उसके अर्थ को और बढ़ा देते हैं। जैसे देखेंगे हम उदाहरण देखेंगे तो सुंदर मूल शब्द है,
सुंदर तो अपने आप में ठीक है, लेकिन इसमें और अति जुड़ गया तो अति सुंदर, अर्थात उसके अर्थ को, अर्थबोध को और बढ़ा देते हैं। इसी तरह अधिक, अधिक का मतलब अधिक होता है, लेकिन अति अधिक, अति अगर उसमें और उपसर्ग लग जाता है तो अत्यधिक। इस तरह से हमने ये देखा कि उपसर्ग लगाने के पश्चात ये 3 प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं। पहला है नए शब्द का सृजन हो जाता है या नया शब्द बन जाता है। दूसरा है शब्द का अर्थ पलट जाता है या विलोम हो जाता है। और तीसरी परिस्थिति है कि शब्द का अर्थ तो वही रहता है, लेकिन उसकी विशेषता में और वृद्धि हो जाती है। इस तरह से हमने देखा कि उपसर्ग के प्रयोग से कौन कौन सी 3 परिस्थितियाँ बनती है। आगे अब हम देखेंगे सामान्य रूप से उपसर्ग का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। अब ये सामान्य रूप से माना जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि अलग अलग विद्वानों ने इसके, किसी ने 4 बताया है, किसी ने 5 बताया है, किसी ने 6 प्रकार बताया है। और वो कैसे अलग अलग बताया मैं आपको इसको भी स्पष्ट करूँगा। तो सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग, अर्थात संस्कृत के शब्दों में जब उपसर्ग लगते हैं तो वो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। इनकी संख्या 22 मानी गई है। तो ये हम जब इसका संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे तो उसका विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, अर्थात हिंदी के शब्दों में जब आगे उपसर्ग लगता है तो वो हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत माने गए हैं। और तीसरा है विदेशी उपसर्ग, या जिसको हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं। इसमें उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के जो शब्द रहते हैं उनमें जब उपसर्ग लग जाता है तो वो विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। अलग अलग विद्वान विदेशी उपसर्ग को ना करके उर्दू के उपसर्ग को एक अलग मानते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग को एक अलग मानते हैं, और संस्कृत में जो अव्यय वाले उपसर्ग हैं उनको एक अलग मानते हैं। इस तरह से और अलग अलग इसकी कैटेगरीज बना के उनको और विभेद करते हैं। लेकिन मूलतः अगर मैं मानूं तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग, ये 3 प्रमुख रूप से श्रेणी इसकी मानी गई है। अब हम अध्ययन करेंगे एक एक उपसर्ग का। सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 मानी गई है, जो निम्नानुसार हैं: अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दुर, दुष, निर, निश, नी, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु। कुछ विद्वान 20 मानते हैं, अर्थात वो निर और निश इसको एक ही मान लेते हैं। इस तरह से एक और को योग मान लेते हैं, लेकिन हमने इसको पृथक पृथक ही माना है और इसके अधिकृत रूप से 22 ही माने गए हैं, उपसर्ग माने गए हैं। अब हम इसका एक एक करके अध्ययन करेंगे, से देखेंगे संस्कृत के उदाहरणों के द्वारा। सबसे पहले अति। तो अति अगर उपसर्ग के लगने हैं, ये जो बाएं हाथ तरफ दिए हैं अति, अधि, अनु, ये सब उपसर्ग है। अब इन उपसर्ग से जो मिलकर शब्द बने हैं अत्यधिक, अर्थात अति धन अधिक, अति उत्तम, अति धन उत्तम, अतिरिक्त, अति धन रिक्त। इस तरह से ये इसमें इन दोनों के मेल से इसमें अगर अधिक में हम अति को अलग कर देंगे तो अधिक हो जाएगा, अति उत्तम में अति को अलग कर देंगे तो अति धन उत्तम हो जाएगा, अतिरिक्त में अति धन रिक्त तो अतिरिक्त हो जाएगा। दूसरा देखेंगे उदाहरण हम, अधि, अधिकार, अधि से अधिकार, अर्थात कार में अधि को हमने जोड़ दिया तो अधिकार हो गया। अधिपति, पति में हमने अधि उपसर्ग को जोड़ दिया तो अधिपति हो गया। नायक में अगर हमने अधि उपसर्ग को जोड़ दिया तो अधिनायक हो गया। इसी तरह अनुचर, अनु धन चर तो अनुचर हो गया। अनुकरण, अनु धन करण बराबर अनुकरण हो गया। अनुशासन, अनु धन शासन बराबर अनुशासन हो गया। इसमें जो पहले लगा है अनु जो लगा है इसमें उपसर्ग है, ये संस्कृत के उपसर्ग है ये सभी। उसके बाद अप, यश, अप इसमें उपसर्ग जो लगा है यश में तो अप यश हो गया। अपमान, अप धन मान बराबर अपमान। उपकार, अपकार, अप धन कार बराबर अपकार।
इसके बाद है अभियान। यान शब्द में अभी एक उपसर्ग जोड़ दिए गए तो अभियान हो गया। मुख में अभिमुख, नय में अभिनय। तो इस तरह से ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब अगला देखेंगे हम अव। नति में अव उपसर्ग जुड़ गया तो अवनति, गुण में अव उपसर्ग जुड़ गया तो अवनति, तरण में अव उपसर्ग जुड़ गया तो अवतरण। इस तरह से ऐसे अनेक अनेक शब्द और बन सकते हैं। मैंने 3 उदाहरणों के द्वारा बताने का प्रयास किया है। इसके बाद आ उपसर्ग है। रक्षण में आ अगर जुड़ जाता है तो वो आरक्षण। गमन में आगमन जुड़ जाता है तो ये आगमन हो जाता है। जीवन में आ उपसर्ग जुड़ जाता है तो आजीवन। उत्पत्ति, उत्पत्ति में पत्ति में उत जो है उपसर्ग जुड़ जाता है तो वो उत्पत्ति हो जाता है। उत धन तम बराबर उत्तम और उत धन कर्ष बराबर उत्कर्ष। इस तरह से ये यहाँ पर अलग अलग उपसर्ग के बाद नए शब्द का सृजन हुआ है। जैसे उद्भव, उद धन भव बराबर उद्भव, और उद धन गम है तो उद्गम। इसके बाद है उप उपसर्ग के माध्यम से। हार में अगर उप जल लग जाता है तो उपहार। वन में उप लग जाता तो उपवन। देश में उप लग जाता तो उपदेश। तो उसके बाद है दुर्धन आचार। आचार जो शब्द है उसमें अगर दुर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो दुराचार हो जाता है। जन में दुर अगर उपसर्ग जुड़ जाता है तो दुर्जन। दशा में दुर अगर जुड़ जाता है तो दुर्दशा। तो इस तरह से ये हुए। उसके बाद आगे देखेंगे हम दुष्कर जो शब्द है, इसमें दु और सा में चूंकि हलंत लगा है तो हलंत लगा, इसका मतलब सा आधा है, मतलब स्वर रहित है। तो दुष्कर, तो दुष इसमें दुष्कार में हमने दुष अलग कर दी, दुष्कार। उसके बाद दुस्साहस, साहस में दुष् अगर उपसर्ग को जोड़ देते तो दुस्साहस हो जाता है। चरित्र में दुष को अगर हम जोड़ देते दुष्चरित्र हो जाता है। इसी तरह फिर निराकार में निर, इसमें उपसर्ग है और आकार तो निराकार हो जाता है। अपराध में निर अगर जुड़ जाता है तो निरपराध हो जाता है। जन में अगर निर उपसर्ग जुड़ जाता है तो निर्जन हो जाता है। इसी तरह अगले देखेंगे हम निस्सार। तो निस इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो निस धन सार बराबर निस्सार। निस धन चित बराबर निश्चित और निस्धन चल बराबर निश्चल। नियोग, तो योग में नी उपसर्ग लग जाता तो नियोग। शेद में नी अगर लग जाता तो निषेध। रोग में नी अगर उपसर्ग लग जाता तो निरोग। इसी तरह जय में परा अगर लग जाता है तो पराजय। क्रम में अगर परा लग जाता है तो पराक्रम, और मर्श में अगर परा उपसर्ग लग जाता है तो परामर्श। इसी तरह परिजन, परिजन जो एक शब्द है, इसमें अगर जन जो शब्द है वो मूल शब्द हो गया और परि इसमें क्या हो गया, उपसर्ग लग गया तो परिजन है। इसी तरह परिक्रम और परिपूर्ण शब्द आते हैं। परिपूर्ण में पूर्ण मूल शब्द है और परि ये हो गया। इसके बाद प्रबल, प्रा भी एक उपसर्ग है संस्कृत का, और बल में अगर प्रा उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो प्रबल। स्थान में प्रा उपसर्ग जुड़ जाता है तो प्रस्थान। ख्यात में प्रा अगर उपसर्ग जुड़ जाता है तो प्रख्यात। इसी तरह अगर हम देखेंगे कि कूल, तो प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष है और प्रतिक्षण। तो यक्ष में अगर प्रति जुड़ जाता तो प्रत्यक्ष, और क्षण में प्रति जुड़ जाता तो प्रतिक्षण। वियोग में ये जैसे नियोग हमने पढ़े थे वैसे ही वियोग है ना, विलाप और विदेश है। इसमें जो पहले विल शब्द लगा है, मूल शब्द में से अगर इसको हटा देते हैं तो वो बाकी शेष शब्द बच जाता है, वो मूल शब्द हो जाता है। शम अर्थात यहाँ पर संस्कार, अगर ऊपर बिंदी लगी है तो ना होके वो क्या होती है, सम। और परीक्षा में खास तौर पर इस तरह के ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। संस्कार, तो यहाँ कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, उसको सा
और ना कर देते हैं, बिंदी का ना कर देते हैं, लेकिन यहाँ सा ना के स्थान पर क्या होगा, सम होगा। तो सम और कार, तो संस्कार हो जाता है। सम धनगम बराबर संगम और समभाव। तो इसमें सम, ये संस्कार, संगम और संभव में शम इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। इसी तरह सुजन, सुगम और सुपाल में सु उपसर्ग लगा हुआ। तो ये 22 संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग हैं, जिनको मैंने 3-3 उदाहरणों के द्वारा बताने का प्रयास किया है। आगे हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग के संख्या के संबंध में अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग जानकारी दी गई, अलग अलग मानी गई है। यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को प्रस्तुत करूँगा, जैसे है औ, अध, अन, उन, कु, चौ, दु, नी, भिन, भर आदि। ये हिंदी के उपसर्ग माने गए हैं। कुछ विद्वान इसको 13 बताते हैं, कुछ 22 बताते हैं, अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख प्रमुख है मैंने उनको ही बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले देखेंगे औ। तो अवगुण, तो अवगुण, तो गुण में औ जो अगर उपसर्ग लग गया तो अवगुण हो गया। घट में औ लग गया तो अवघट हो गया। घड़ में औ और लग गया तो अवघड़ हो गया। इसी तरह पढ़ में अन उपसर्ग लग गया तो अनपढ़। जान में अन लग गया तो अनजान, और मोल में अन लग गया तो अनमोल। यहाँ पर मैंने और स्पष्ट कर दिया है, हरे शब्द में जो है ये उपसर्ग है और बाकी जो शेष शब्द है वो मूल शब्द है उसका। तो ये अलग अलग मैंने बताने का प्रयास किया ताकि आपको और सुविधा हो जाए। उन भी एक हिंदी का उपसर्ग है। तो 49 मतलब 50 से 1, उनका अर्थ होता है कम, तो 50 से 1 कम अर्थात 49। 29 मतलब 30 से 1 कम मतलब 29, उनका मतलब कम हो गया। 59 मतलब 60 से 1 कम मतलब 59। इसी तरह कु भी उपसर्ग है। तो चक्र में कुचक्र, मार्ग में अगर कु लग जाता तो कुमार्ग, पुत्र में कु लग गया तो कुपुत्र। इसी तरह चौमासा, चौराहा, चौपाल, ये भी हिंदी के प्रमुख उपसर्ग में से है। दुकान में दु भी उपसर्ग है, और कान में अगर जोड़ दे तो दुकान, पहिया में दु जोड़ देते तो दुपहिया, और गुना दुगना, तो गना में 2 जोड़ देते तो दुगना। इस तरह से ये हिंदी के उपसर्ग है। इसकी संख्या और अधिक है, ये कुछ उदाहरणों के द्वारा मैंने बताने का प्रयास किया है। अब देखेंगे अरबी, फारसी या उर्दू के जो उपसर्ग है, खास तौर पर ये उर्दू के शब्दों में ही आपको देखने को मिलेंगे। अब उदाहरण देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे अल, वाह, वे, बद, कम, खुश, गैर, दर, ला, एन, हम, ना, ये आदि उर्दू के उपसर्ग माने गए हैं, और इनकी संख्या के संबंध में भी विद्वानों का एक मत नहीं है। और अलग अलग भाषाओं के अगर हम देखें तो अलग अलग शब्द बन गए हैं। यहाँ पर जो आगत में को मैंने 2 भाग में बांट दिया है, उर्दू के उपसर्ग अलग और अंग्रेजी के उपसर्ग अलग। अंग्रेजी के उपसर्ग इसी के बाद आपको अभी देखने को मिल जाएगा। अब देखेंगे हम अल जो उपसर्ग है, तो इसमें बत्ता जो है, बत्ता में अगर हम अल जोड़ देते हैं तो अलबत्ता, अलबत्ता उर्दू का शब्द है। उसी तरह अलविदा, तो ये भी उर्दू का है, तो इसमें अल जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है। अलमस्त, ये भी उर्दू के शब्द हैं। मैंने पहले ही बताया था आपको कि उर्दू के शब्दों में ही जो जब ये उपसर्ग लगते हैं तो वो उर्दू के उपसर्ग कहलाते हैं। इसलिए इसी तरह वाह जो है, वाह अदब, वाह कायदा, वाह इज्जत, ये है। इसी तरह बेचारा, इसमें भी जो हरे से लिखे गए हैं वो उपसर्ग है और बाकी उसके मूल शब्द हैं। तो बेचारा, बेकसूर, बेसहारा या बेसहारा, तो ये शब्द मतलब वे इसमें उपसर्ग है। खुशबू, तो खुश उसमें उपसर्ग है। बू, बू का मतलब होता है गंध, तो खुशबू मतलब खुश, ये उपसर्ग हो गया खुश, और बू मूल शब्द हो गया। इसी तरह से खुश मिजाज, खुशबू यहाँ पर 2 लिखा गया है, उसको बदबू कर सकते हैं अपन। तो बदबू, तो बद इसमें हो गया। इसके बाद गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब, इसमें गैर जो है ये अरबी का उपसर्ग है। दरकिनार, दर असल, दरमियान, इसमें दर जो है
ये भी उर्दू या अरबी के उपसर्ग में से आता है। ला इलाज, लापरवाह, लाजवाब, ये भी उर्दू के उपसर्ग में से है। हम शाया, हम सफ़र, हम वतन, ये भी उर्दू के उपसर्गों में से आता है। आगे हम देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के शब्दों में जब कुछ अन्य शब्द मिलते हैं, उपसर्ग लगते हैं, तो वो अंग्रेजी के उपसर्ग की श्रेणी में आते हैं। ये सब आगत उपसर्ग माने गए हैं, जो हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि अब हमको हिंदी जैसे ही लगते हैं हम, क्योंकि इसका बार बार उपयोग करते हैं। तो ये इसमें जो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं वो हैं सब, डिप्टी, जनरल, चीफ, हेड, वायस, हाफ आदि। तो उदाहरण देखेंगे सब, तो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर में सब अगर हम लगा देते हैं तो सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर में सब लगा देते हैं तो सब ऑडिटर, डिवीज़न में सब लगा देते हैं तो सब डिवीज़न। तो ये अंग्रेजी के सब जो हैं उपसर्ग हैं। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सीएम, ये इसमें डिप्टी जो शब्द है वो अंग्रेजी के उपसर्ग में से आता है। जनरल मैनेजर, जनरल अंग्रेजी के उपसर्गों में से है। मैनेजर में जनरल लग गया, सेक्रेटरी में जनरल लग गया, तो जनरल सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर, ये अंग्रेजी के उपसर्ग माने गए हैं। इस तरह चीफ एडिटर, चीफ मिनिस्टर, ये भी अंग्रेजी के उपसर्ग में से हैं। वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग में से। और इसी तरह हेड मास्टर और हेड कांस्टेबल, ये अंग्रेजी के उपसर्ग, अर्थात अंग्रेजी में लगने वाले जो उपसर्ग है वो अंग्रेजी के उपसर्ग माने गए हैं। इस तरह से जो आज हमने पढ़ा कि सबसे पहले उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग से कौन कौन से नवीन परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इसके बाद कौन कौन से प्रकार हैं। एक तो सबसे पहले और संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद फिर हिंदी के उपसर्ग, उसके बाद फिर आगत उपसर्ग, और आगत उपसर्ग के अंतर्गत है उर्दू, अरबी, फारसी के और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण चैप्टर का हमने कंप्लीट किया। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।